जय हिंद। आज हम पहुंच चुके हैं भारत में राष्ट्रवाद का उदय की आखिरी क्लास में। आज भारत में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। कल हम लोग अगले अध्याय की ओर मूव करेंगे। तो आज की क्लास में कुछ बचे हुए छोटे मोटे टॉपिक्स थे जिनको मैं आज लेकर आया हूं। कुछ तारीखें हैं और कुछ घटनाएं हैं जिनके बारे में आपको जानना है। बड़े सवालों की चर्चा तो हम पिछली 5 क्लासेज में कर चुके हैं, 6 क्लासेज में। आज हमारी लास्ट क्लास है, तो फटाफट क्लास शुरू करने से पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे हम लोग क्लास को शुरू करें। तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए, तो जैसा कि आज की कहानी हमारी शुरू होने वाली है सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध से, जिसे हम लोग महान युद्ध भी कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, महान युद्ध भी कहते हैं। सबसे पहले तो इसकी तारीख ही आप जान लीजिए। 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ था, 11 नवंबर 1918 तक। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में कुछ खास आपको नहीं जानना है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में बस इतना मात्र है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। याद रखिएगा, बस इतना आपके सिलेबस में है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है ना, ये बात को याद रखिएगा। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध भैया कब से कब तक हुआ था, किनके किनके बीच हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध में एक संधि हुई थी जो काफी इंपॉर्टेंट संधि, हो सकता है उसका डेट आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहली बात तो 28 जुलाई से शुरू हुआ था, 11 नवंबर तक चला हुआ था। कब तक चला था भैया? 11 नवंबर 1918 तक चला हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच हुआ था, जिन्हें केंद्रीय शक्ति भी नाम दिया गया था। याद रख लीजिएगा, केंद्रीय शक्ति भी नाम दिया गया था। मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे, जरा इस बात को आप लोग इंपॉर्टेंट करके नोट करेंगे। इसलिए नोट करेंगे भैया इंपॉर्टेंट करके, क्योंकि ये आपके पेपर में पूछा गया सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से कौन था, या केंद्रीय शक्ति में कौन था, या धुरी शक्ति में कौन था। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, तो सोचिए, यहाँ पे देखिए, मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था, जापान था और यूएसए था। ठीक है, और छोटे मोटे कई सारे देश थे, लेकिन जो ये लोग मेन है ना, उनको आपको देखना है। जो उस समय मेन शक्ति के रूप में थे उनको देखना है आपको। उसके बाद धुरी राष्ट्र अर्थात केंद्रीय शक्ति, उसमें जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, टर्की, जिसमें ऑटोमन साम्राज्य भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि टर्की में उस समय ऑटोमन का राज्य था। और टर्की में खलीफा लोग भी रहते थे, जिसका हमने खिलाफत आंदोलन में जिक्र किया हुआ था। तो आप लोग जरा मुझे बताएंगे भैया, खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चला था और किसके द्वारा चलाया गया था? आप लोग उनके नाम भी बताइएगा। ठीक है, और साथ में इटली भी इनके साथ में था। कौन था भैया? इटली भी इनके साथ में था। ठीक है ना, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? चलिए भैया, अगर आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम थोड़ा आगे की ओर बात करते हैं। हुआ क्या? लास्ट में विजय तो भैया मित्र राष्ट्रों की ही होनी थी, क्योंकि आप देख रहे हैं इधर बड़ी बड़ी महाशक्तियां थी उस समय की, बड़ी बड़ी महाशक्तियां थी। ये जर्मनी और इटली भी आपस में थे, तभी तो इन्होंने अपना एकीकरण किया था, राष्ट्रवाद के कारण ही। और उसी राष्ट्रवाद के कारण इनके अंदर अपना राज्य विस्तार करने की एक आकांक्षा जाग गई कि भैया अब हम अपना राष्ट्र विस्तार करेंगे। इसके चक्कर में ये लोग कहां तक चलते चले गए इनको पता ही नहीं चला। यही तो कारण बना द्वितीय विश्व युद्ध का, मतलब जर्मनी और इटली की असीमित आकांक्षाएं प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी थी। सॉरी अगर मैंने द्वितीय विश्व युद्ध बोल दिया हो तो, ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो मित्र राष्ट्र विजयी हुए और उन्होंने कई प्रकार की संधियां करी धुरी राष्ट्रों से, अर्थात हारे हुए देशों से। ठीक है ना, तो जब इन लोगों ने संधियां करनी शुरू करी तो बहुत सारी दबावपूर्ण संधियां हारे हुए देशों के साथ करी गई। बहुत सारी दबावपूर्ण संधियां हारे हुए देशों के साथ करी गई। हारे हुए देश इन संधियों को मानने को तैयार नहीं थे, फिर भी भैया अगर हारे थे तो उनको मानना तो था ही, हारे थे तो उनको मानना तो था ही। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसी क्रम में एक संधि आती है जो बड़ी चर्चित संधि थी और द्वितीय विश्व युद्ध तथा हिटलर के उदय का कारण भी बनी थी। उसका नाम था भैया वर्साय की संधि। अगर आपने नहीं जानते हो आप इस बारे को, इस चीज को, तो जान लीजिए भैया 28 जून 1919 को हुई थी। 28 जून 1919 को हुई थी। बाद में एक संधि थी जो टर्की के साथ की गई थी, सेव्रे की संधि थी। अगर चाहिए तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये सेव्रे की संधि 1920 के आसपास करी गई थी शायद।
कंफर्म तो डेट मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 1920 के आसपास करी गई थी। ये टर्की से हुई थी। बाकी जो वर्साय की संधि किसकी हुई थी? जर्मनी के साथ। और जर्मनी को बेचारे को सबसे ज्यादा परेशान किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा चिल्लाया भी जर्मनी ही था। ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ का एक राजा था काइजर विलियम द्वितीय। एकीकरण के बाद काइजर विलियम प्रथम बना था ना वहां का राजा, उसके बाद वाला जो था भैया काइजर विलियम द्वितीय, उसी के काल में ये युद्ध हुआ था। और ये जब ये भागा तभी जाके प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से क्या हुआ, इसको एक आरोपित संधि भी कहा जाता है, किसमें बहुत सारे आरोप मढ़ दिए गए थे जर्मनी के ऊपर, जिसमें से मैंने कुछ को लिखा हुआ देखेंगे आप लोग यहाँ पे। जर्मनी पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते हो। सबसे पहला कठोर प्रतिबंध में क्या लगाया गया कि आपकी सैनिक क्षमता 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती है अधिकारी के साथ, मतलब अधिकारी को मिला के 1 लाख से ज्यादा आप सैनिक नहीं रख सकते हो। लेकिन जो हिटलर था ना, वो अंदर अंदर सैनिकों को बना रहा था, बाहर से नहीं दिखा रहा था। याद रखिएगा, अंदर से उसने कई लाख सैनिक बना लिए थे। और उसने 1939 में पोलैंड पर आक्रमण करके द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत करी थी। किसकी शुरुआत करी भैया? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत करी थी। ध्यान में रखिएगा। इसकी नौसेना पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए कि आप नौसेना नहीं रख सकते हो, रखोगे तो ये नहीं करेगी काम, वो नहीं करेगी काम, तमाम प्रकार के उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए। इसी वर्साय की संधि में एक और समझौता किया गया कि हम लोग एक लीग ऑफ नेशंस की स्थापना करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है ना, लीग ऑफ नेशंस, जिसे राष्ट्र संघ भी कहा गया था। क्या कहा गया था भैया? राष्ट्र संघ भी कहा गया था। इसकी स्थापना करी गई कहां पर? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। कहां पर करी गई भैया? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। कब? 10 जनवरी 1920 को करी गई। कब की गई? 10 जनवरी 1920 को की गई। आप लोग इस बात को अपने दिमाग में खोपड़ी में घुसा लीजिएगा। कब की गई? 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस अर्थात राष्ट्र संघ की स्थापना स्विट्जरलैंड के जेनेवा में की गई। प्रारंभ में इसके 42 सदस्य थे, बाद में सदस्यों की संख्या बढ़ते बढ़ते 60 हो गई थी। इसने लगभग 20 सालों तक शांतिपूर्वक काम किया, लेकिन बहुत सारे युद्धों को रोकने में नाकाम रहा। इसी की नाकामी का एक बड़ा कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। इसी की नाकामी का एक बड़ा कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा आप लोग। यूएसए इसका सदस्य नहीं था, जो इसकी नाकामी का सबसे बड़ा कारण था। मतलब इतना बड़ा चोर आदमी था यूएसए, इसने ही कहा था आप लीग ऑफ नेशंस की स्थापना करो, अपने खुद ही ना ही सदस्य बना। सोच लीजिए, मतलब लीग ऑफ नेशंस का सदस्य खुद नहीं बना जिसने स्थापना करवाई, जो कि उसकी नाकामी का सबसे बड़ा कारण। अर्थात दुनिया का सबसे महाशक्ति देश इसका सदस्य ही नहीं बन रहा है। बताइए, बोलिए क्या होगा इसमें? इसका कोई औचित्य रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है ना, याद रखिए। तो ये टोटली आपकी प्रथम विश्व युद्ध और इसकी कहानियां हो गई। यहां से आप देखेंगे कि इसमें जो था हमारा ब्रिटेन, उसने मित्र राष्ट्रों की तरफ से भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में, और ब्रिटेन का आधिपत्य था उस समय भारत पर। तो जाहिर सी बात है, भारत का कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ना ही था प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक है ना, भारत पर प्रथम विश्व युद्ध का कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ने वाला था। और उसी में से कुछ 4-5 प्रभावों को मैं यहाँ पे लिख कर लाया हूं। क्या लिख कर लाया हूं? सबसे पहले मैंने लिखा प्रभाव, भारतीयों का विश्व से संपर्क। हुआ क्या कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो ब्रिटेन ने भी भाग लिया था। तो ब्रिटेन ने भारत के लोगों को सेना में जबरदस्ती भर्ती करके प्रथम विश्व युद्ध में विभिन्न देशों में लड़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि हमारे ऊपर ब्रिटेन का आधिपत्य था, इसलिए हमको जाना था। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को सेना में भर्ती करके दूसरे देशों में लड़ने के लिए भेजना शुरू किया। इस प्रकार से जो भारतीय थे उनका विश्व से संपर्क स्थापित होना शुरू हो गया। तो प्रथम विश्व युद्ध का भारत पे एक बड़ा कारण पड़ा, और इससे वहां के राष्ट्रवाद से वे प्रेरित हुए और उन्होंने भारत में भी राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। सवाल आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय में प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े? भारत में राष्ट्रवाद के उदय में प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या प्रभाव पड़े? हमने पहली क्लास में भारत में राष्ट्रवाद का उदय के कारण पढ़ा हुआ था। तो आज जो है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय पर प्रथम विश्व युद्ध ने क्या क्या प्रभाव डाले थे, कि प्रथम विश्व युद्ध होने से भारत में राष्ट्रवाद के उदय को कैसे गति मिली थी,
इस बात को लेकर आज हमें चर्चा करनी है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये उससे थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो पहली कंडीशन हो गई ना कि भारत का विश्व से संपर्क कैसे शुरू हुआ। दूसरा कह रहा है भारत पर प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। भारत पर प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। कैसे भैया, कैसे शुरू हो गया? देखिए हुआ क्या कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेज अपने सैनिक भेजने लगे विभिन्न देशों में लड़ने के लिए, मतलब अंग्रेजों का रक्षा व्यय बढ़ने लगा। और वो पैसा कहां से कमाएंगे, तो भारत को ही पैसा कमाने का जरिया बना लिए। अर्थात जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज वे भारत पर ही सीमा शुल्क बढ़ाने लगे, अनेक चीजों पर कर बढ़ाने लगे, जिससे वो अपनी युद्ध के व्यय को, अपने रक्षा व्यय को भारत से ही पूरा करने लगे। इसका मतलब भारत पर प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव भी पड़ने लगा कि भारत का पैसा ब्रिटेन के द्वारा किए गए युद्ध में जाकर बर्बाद होने लगा। अगर ये लोग कर ले रहे थे ठीक है, कोई बात नहीं थी, आप उसको भारत में ही यूज करते तो अच्छा होता, लेकिन ये उसे भारत से बाहर ले जाकर यूज कर रहे थे। तो भारत की आर्थिक स्थिति क्या हो रही थी, डाउन हो रही थी। जगह जगह पर अकाल पड़ने लगे, भूखमरी बढ़ने लगी, लोग मरने लगे, जिससे क्या हुआ, लोग ब्रिटिश सरकार के विरोध में लामबंद हो गए, अर्थात एकजुट होने लगे। और एकजुट होकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरोध में सुरताल छेड़ना शुरू कर दिया, जिससे भारत में राष्ट्रवाद धीरे धीरे पनपने लगा। राष्ट्रवाद क्या है, जब कई लोग एक ही प्रकार की सोच रखने लगे और उनके लिए देश सर्वोपरि हो जाए, तो इसी सोच को राष्ट्रवाद कहते हैं। इसकी परिभाषा मैंने पहले चैप्टर के लास्ट क्लास में बताई थी कि राष्ट्रवाद क्या है, और दूसरे चैप्टर में भी मैंने राष्ट्रवाद की परिभाषा आपको बताई थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो क्या हुआ, भारत पर प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव पड़ने लगा, जिससे भारतीय लामबंद होने लगे और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए थर्ड पॉइंट क्या था, सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा दिया गया। मतलब क्या हुआ कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसमें भारतीयों को विदेशों में ले जाकर झोंका जाने लगा। भारतीयों पर तमाम प्रकार के शुल्क लगाए जाने लगे। उस समय कोई हिंदू नहीं देखा जा रहा था, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं देखा जा रहा था। बस भारतीयों को लूटा जा रहा था, उन्हें बर्बाद किया जा रहा था। जगह जगह अकाल पड़ रहे थे, हर समूह के लोग मर रहे थे। इसीलिए लोगों ने सोचा भैया कि एक साथ हम आ जाएं और भारत से अंग्रेजों को भगा दें, एक साथ हम आ जाएं और भारत से अंग्रेजों को भगा दें। इसी क्रम में मुस्लिम लीग, जो कांग्रेस से अलग हो रही थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ, जिससे दोनों ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया। तो इससे सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा मिला और भारत में राष्ट्रवाद का उदय पनपने में मदद मिली, ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे कह रहा है प्राकृतिक संकट में वृद्धि हो गई। जाहिर सी बात है, जब ये लोग हमको लूटने खाने लगे, तो जब ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध में फंसी हुई थी तो उसने भारत को केवल कमाने का जरिया देखा। भारत में वो कोई कार्य नहीं कर रहे थे, कोई नियम कानून नहीं बना रहे थे, भारत के हित के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे थे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी और तरह तरह के प्राकृतिक संकट जैसे महामारी, अकाल आदि उत्पन्न होने लगे, जिससे त्रस्त होकर जनता ने अंग्रेजी सरकार का विरोध करने का निर्णय लिया। किसका निर्णय लिया भैया? अंग्रेजी सरकार का विरोध करने का निर्णय लिया, ठीक है ना, बोलिए। तो ये बात को आप इसमें लिख सकते हैं, प्राकृतिक संकट में वृद्धि में, जिससे प्राकृतिक संकट बढ़ने लगे और लोगों ने अंग्रेजी सरकार का विरोध करने का निर्णय लिया, जिससे राष्ट्रवाद उत्पन्न होने लगा, ठीक है ना। और फिर लास्ट है आपका डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। ये एक महत्वपूर्ण चीज थी। हुआ क्या, जब 1914 में ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में जाके फंसने लगा तो उसका भारत पर ध्यान कम केंद्रित होने लगा। तो इसका मौका उठाकर भारत में अनेक क्रांतिकारियों ने जगह जगह पर क्रांतियां करनी शुरू कर दी, जगह जगह पर अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया, हिंसात्मक प्रदर्शन करने शुरू कर दिए, जिससे अंग्रेज त्रस्त हो गए और उन्होंने क्या किया, एक एक्ट पारित किया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। ये जो एक्ट था क्रांतिकारियों को दबाने के लिए किया गया था, अर्थात भारत की रक्षा अधिनियम 1915 इसे कहा जाता है हिंदी में। ये भारत में क्रांतिकारियों को दबाने के लिए लाया गया था। लेकिन हुआ क्या, जाहिर सी बात है, जब आप किसी चीज को ज्यादा दबाने की कोशिश करेंगे तो वो एक विकराल रूप धारण करके उत्पन्न होता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो वही कहानी हुई कि जब अंग्रेज भारत को दबाने लगे तो क्रांतिकारी जो थे दबने की बजाय और ज्यादा उठने लगे, क्रांतिकारी गतिविधियां जो थी और ज्यादा बढ़ने लगी, अर्थात वो जगह जगह पर लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं फैलाने लगे, ये बात को ध्यान में रखिएगा।
तो इससे भी भारत में राष्ट्रवाद के उदय में मदद मिली थी। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिए। तो ये कुछ हो गई बातें जिसमें प्रथम विश्व युद्ध ने भारत पर राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में मदद करी थी, प्रभाव डाला था उस पर, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपसे पेपर पूछा गया कि प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़े थे, तो आप इन चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आज का हमारा मेन टॉपिक समाप्त हुआ। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। ठीक है ना, आइए जरा देखते हैं। जैसे एक व्यक्ति थे बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्हें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है। ठीक है ना, इन्होंने सबसे पहले भारत माता की छवि बनाई थी, भारत माता की छवि बनाई थी, अर्थात भारत में राष्ट्रीयता उत्पन्न करने के लिए इन्होंने भारत माता की एक छवि बनाई थी कि ये भारत माता है, आप लोग इनकी पूजा करिए, आप लोग इनके लिए मरने कटने को तैयार हो जाइए। ठीक है ना, जिससे लोगों में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में मदद मिली थी जी, ये बात को ध्यान में रखिएगा। एक हेडिंग है आपके सिलेबस में, सामूहिक अपनत्व की भावना अर्थात राष्ट्रवाद का विकास। तो जो हमने पहला अध्याय पढ़ा था ना, पहला भाग इसका, राष्ट्रवाद के उदय के कारण भारत में, उस हेडिंग को आप सामूहिक अपनत्व की भावना बनाकर भी पढ़ सकते हैं और इसमें इस पॉइंट को लगा सकते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत माता की छवि बनाई और लोगों में राष्ट्रवाद जगाने की कोशिश करी। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और साथ में इन्होंने एक गीत लिखा, वंदे मातरम, वंदे मातरम अर्थात भारत माता हम तेरी पूजा करते हैं। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा, हम आपकी जय बोलते हैं। वंदे मातरम गीत कब लिखा इन्होंने? 1875-76 में लिखा। कहीं कहीं पे 1875 देता, कहीं कहीं पे 76, तो मैंने दोनों लिख दिया, 1875-76 में लिखा। और इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में संकलित किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अलग मत समझिएगा, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, बंगाली थे ना, बंगाली नाम है, चटर्जी या चट्टोपाध्याय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये इनकी कहानी थी बंकिम चंद्र चटर्जी की, ध्यान दीजिए। एक इंपॉर्टेंट समझौता था आपके लिए जो जानना जरूरी है, छोटी छोटी बातें हैं, बाकी इनमें बहुत ज्यादा मुझे बोलना नहीं है, इसीलिए मैं इनको पहले से लिख के लाया हूं, मैं आपको केवल बताता हुआ आगे बढ़ जाऊं। पूना समझौता था, पूना समझौता, तो इसकी कहानी को थोड़ा जान लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो भीमराव अम्बेडकर थे वो दलितों के लिए लड़ रहे थे, दलितों को उठाने के लड़ रहे थे, वो दलितों के लिए अलग से मताधिकार की मांग कर रहे थे। इसी कारण से वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाके शामिल हुए थे। तो जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में तीनों गोलमेज सम्मेलन की तारीख मुझे लिख के बता दीजिएगा, बाद में, अभी नहीं, बाद में, कमेंट खत्म होने के बाद। ठीक है ना, क्लास खत्म होने के बाद, अभी केवल क्लास को ध्यान से सुनते जाइए। तो क्या हुआ कि जो अम्बेडकर थे उन्होंने दलितों को पृथक मताधिकार दिलाने के लिए अंग्रेजों से बात करी, हर गोलमेज सम्मेलन में जाके शामिल हुए, और अंग्रेज यही चाहते भी तो थे ना, क्योंकि उनको मालूम था कि जब तक ये लोग बंटे रहेंगे तब तक हम इन पर राज करते रहेंगे, क्योंकि इनकी एक नीति थी, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने सोचा कि चलिए भैया, अम्बेडकर हमसे पृथक मताधिकार की मांग कर रहे हैं, बड़े मजे की बात, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो 1932 में जो एक मैकडोनाल्ड थे ना वहां प्रधानमंत्री, उन्होंने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा करी, आपको मालूम होगा, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा करी थी 1932 में। किस महीने में करी थी यार, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, तो 1932 में इन्होंने करी थी। तब तक गांधी जी उधर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आ चुके थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू कर चुके थे, इसलिए उन्हें फिर से पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। गांधी जी बेचारे एक ऐसे कैरेक्टर थे कि जब उन्हें आंदोलन शुरू करते पकड़ के पहले जेल में डाल दे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या करा, जब उनको जेल में डाल दिया गया और उसी समय सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हो गई, तो गांधी जी ने कहा ये तो भैया गड़बड़ बात है, हम तो विरोध कर रहे हैं कि दलितों को पृथक मताधिकार ना दिया जाए। तो आप सोचेंगे गांधी जी क्या दलित विरोधी थे? दलित विरोधी नहीं थे। गांधी जी ने दलितों को तो हरिजन कहा था। आज जो आप लोग हरिजन सुनते हैं ना, वो नाम उन्हें गांधी जी ने ही दिया था, अर्थात भगवान के लोग। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो गांधी जी क्या चाहते क्या थे? जैसे देखिए, अंग्रेजों ने जो पृथक मताधिकार दिया हुआ था, उन्होंने क्या पृथक मताधिकार दिया था कि भैया जो दलित है उसको एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र दे देंगे, यहां पर दलित ही लड़ेगा और उस दलित को कोई दलित ही वोट दे सकता है, कोई सवर्ण हिंदू वोट नहीं दे सकता है। ऐसा अंग्रेजों ने मताधिकार लगाया था और अंबेडकर इस पर खुश भी हो गए थे, बड़े मगन थे कि दलितों को चलो अलग से मताधिकार मिल गया। लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि वो दलितों को एकदम अलग करवा रहे थे। बताइए, जाने अनजाने में वो दलितों को एकदम अलग करवा दे रहे थे। कैसे?
अगर दलितों को एक अलग से क्षेत्र दे दिया जाए और वहां पर कहा जाए कि ये दलित ही उन्हें वोट दे सकते हैं और कोई सवर्ण हिंदू वोट नहीं दे सकता है, तो दलित मुख्य धारा से एकदम कट गए। गांधी जी क्या कह रहे थे, भैया आरक्षण दो, ठीक है कोई बात नहीं है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं आरक्षण का, दलितों के लिए स्थान निर्धारित करो, लेकिन उनके लिए जो निर्वाचन है, वोटिंग है, वो सामान्य तरीके से ही कराओ। अर्थात हमारा एक गांव है, इसमें हर जाति के लोग रहते हैं, लेकिन मैं यहां पर एक दलित को लड़ाऊंगा चुनाव, यहां पर कोई और चुनाव नहीं लड़ेगा। कौन लड़ेगा? केवल दलित लड़ेगा, लेकिन वोट उसको सब देंगे, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सब देंगे। इससे क्या फायदा होगा कि जो दलित है वो बाकी समूहों से जुड़ने की कोशिश करेगा और वो धीरे धीरे मुख्य धारा में आ जाएगा। तो गांधी जी दलितों को अन्य लोगों के साथ लाना चाहते थे, उनसे अलग नहीं करना चाहते थे। यही बात अंबेडकर को समझ में नहीं आती थी, और आज ऐसा कहा जाता है कि भैया अंबेडकर दलितों के भगवान हैं। थोड़ा आप अपने दिमाग से भी सोचिएगा, थोड़ा आप अपने दिमाग से भी सोचिएगा कि क्या वो सही कर रहे थे कि गलत कर रहे थे। आज अगर उन्होंने दलितों को अलग कर दिया होता तो वो एक अलग टुकड़ा बना चुके होते, वो अलग एरिया बना चुके होते, ये बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन गांधी जी उन दलितों को मुख्य धारा में लाना चाहते थे, सबके साथ मिलाना चाहते थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसीलिए गांधी जी ने उस सांप्रदायिक पंचाट का विरोध करना शुरू किया। और ध्यान दीजिएगा, 21 सितंबर को पुणे की यरवदा जेल में बंद थे वो। यरवदा, देखिए मैं ऐसे लिख देता हूं, यरवदा, पुणे की यरवदा जेल में बंद थे। वहीं पर उन्होंने आमरण अनशन कर दिया। क्या कर दिया भैया? आमरण अनशन कर दिया, जिसका अंबेडकर पर पहले तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अंबेडकर से कहा, भैया क्या कर रहे हो तुम, गांधी जी इतने बड़े नेता हैं, जाओ मिलो उनसे, बातचीत करो, देखो क्या होता है। तो फिर अंबेडकर जाते हैं इसी जेल में। अंबेडकर थे, मदन मोहन मालवीय थे, कुछ और लोग थे, ये लोग जाते हैं जेल में। गांधी जी से लंबी बातचीत होती है और दोनों लोग के बीच एक समझौता होता है, जिसे कहा गया था पूना समझौता या पूना पैक्ट। कब हुआ था? 24 सितंबर 1920 को गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था भैया? गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। इस समझौते में क्या निर्णय लिया गया? क्या निर्णय लिया गया कि जो अंग्रेजों ने दलितों को पृथक मताधिकार दिया था, हम उसे नहीं मानेंगे, समाप्त करेंगे, और उन्हें केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षित सीटें देंगे। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षित सीटें देंगे, लेकिन निर्वाचन साधारण क्षेत्रों में ही करवाएंगे। अर्थात जैसे मैंने बोला ना आपको कि ये मेरा एक गांव है, यहीं पर वोटिंग होगी, लेकिन खड़ा कोई दलित ही होगा, लेकिन वोट सब दे सकते हैं। जैसे आपके यहाँ प्रधानी आता ही नहीं आता है, हर साल आता कि नहीं, इस साल ओबीसी लड़ेगा, इस साल एससी एसटी लड़ेगा, ऐसे आता कि नहीं, और इस साल सामान्य लड़ेगा, इस तरह से आता कि नहीं आता है। लेकिन आप बताइए कि जब क्या कोई ओबीसी लड़ने जाता है तो क्या उसे वोटिंग ओबीसी ही करता है? क्या सब लोग करते हैं ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये गांधी जी का प्लान था। लेकिन अंबेडकर का क्या था? भैया ओबीसी लड़ रहा है तो ओबीसी वोट देगा और कोई वोट नहीं देगा, इस प्रकार से पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा ना, कोई दूसरा उसको क्यों मानेगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये इसकी कहानी थी आपकी। तो क्या गांधी जी ने कहा अंबेडकर से समझौते में कि भैया देखिए, आप पहले उसको रद्द करवाइए जो अंग्रेजों ने हमको दिया है, हम वो नहीं मानेंगे, खत्म करिए उसको। हम कह रहे हैं कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा में दलितों को स्थान देंगे, केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा में दलितों को स्थान देंगे, उनको आरक्षित सीटें देंगे, परंतु उनके निर्वाचन साधारण क्षेत्रों में ही कराए जाएंगे, उनको अलग से कोई निर्वाचन क्षेत्र देने की जरूरत नहीं है। ये गांधी जी का प्रयास था, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आपको मालूम है जो मुस्लिम थे वो इसी बात पर अड़े थे कि हमें पृथक मताधिकार चाहिए, पृथक मताधिकार चाहिए, पृथक निर्वाचन चाहिए, पृथक निर्वाचन चाहिए। और यही उनकी मांग थी कि आज से एक अलग देश पाकिस्तान बन के बैठा हुआ है, एक अलग देश बांग्लादेश बन के बैठा हुआ है। अगर ये नहीं होता ना तो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं बने होते, तो भारत का इतना ज्यादा आतंकवाद की समस्या आसपास नहीं होती। ध्यान में रखिएगा आप लोग इस बात को। अगर सारे लोग मिल के रहे होते ना तो आरक्षित सीट भैया मुसलमानों को भी दीजिए, हिंदुओं को भी दीजिए, हर जाति को दीजिए, लेकिन उसके निर्वाचन साधारण क्षेत्रों में ही कराइए, सबको मिलजुल कर रखने का प्रयास करिए, तब जाके हमारा भारत देश विकसित हो पाएगा। ये राजनीतिक पार्टियां तो हमको बांटने का काम करती हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, थोड़ा आप सोचिएगा अपने दिमाग से कि क्या राजनीतिक पार्टियां हमको जातियों में बांटकर सही कर रही हैं कि गलत कर रही हैं, ठीक है ना। अगर एक इंसान दूसरे इंसान को केवल इंसान के रूप में जाने तो हमेशा उसकी मदद के लिए आगे आएगा, लेकिन अगर एक इंसान दूसरे इंसान को उसकी जाति से जानता है ना,
तो मदद करने से पहले उसकी जाति को पूछेगा। जरा आप अपने मन से इस बात को पूछिएगा कि मैंने सही बोला कि गलत बोला है, ठीक है ना। और मैंने अगर गलत बोला हो भैया तो कमेंट बॉक्स में गाली दे सकते हैं मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये कहानी थी पूना पैक्ट की, गांधी अंबेडकर समझौते की, जिसमें दलित लोगों को पृथक मताधिकार दिया गया था। इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया हुआ था, ये बात को ध्यान में रखिएगा। परंतु बाद में गांधी जी ने विरोध किया और अंबेडकर के साथ एक समझौता किया, जिसमें यह कहा गया कि उनको आरक्षित सीटें दीजिए, लेकिन जो निर्वाचन है साधारण क्षेत्रों में ही करवाइए, अर्थात उनको सभी लोग वोट करेंगे, उनको सभी लोग वोट करेंगे, ठीक है ना, जिससे जातियां अलग नहीं होंगी और सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, जो अगला पॉइंट था भैया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। वाह क्या बात थी। प्रथम विश्व युद्ध 1918 में खत्म हुआ था, उसको खत्म हुए 20 साल भी नहीं हुए थे कि जो वर्साई की संधि जर्मनी पर आरोपित की गई थी, वो अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था, मर रहा था। उसने कहा कि मैं इनसे बदला लूंगा और जरूर लूंगा। इसके लिए उसने 20 साल का इंतजार किया और 20 साल के इंतजार के बाद जब उसे लगा कि अब मेरे पास पर्याप्त शक्ति हो चुकी है इनसे बदला लेने के लिए, तब जर्मनी ने पहला आक्रमण पोलैंड पर किया। और जैसे ही पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण किया, तुरंत ही ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड का समर्थन कर दिया, पोलैंड की तरफ से लड़ने का निश्चय ले लिया। और इधर आपका भैया जर्मनी के साथ साथ ऑस्ट्रिया, इटली भी इस युद्ध में शामिल हो गए। इस प्रकार से इस युद्ध ने एक विश्व युद्ध का रूप ले लिया। अमेरिका पहले शामिल नहीं हुआ था। अमेरिका शामिल कब हुआ था मैंने आपको बताया था, जब जापान ने भैया पर्ल हार्बर नामक बंदरगाह पर आक्रमण किया था, तब अमेरिका कूद गया था द्वितीय विश्व युद्ध में और उसने जापान को बर्बाद करके ही दम लिया था, ठीक है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध में देखिए जापान जो था मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ा था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जो जापान था वो धुरी राष्ट्र अर्थात केंद्रीय शक्तियों की ओर से लड़ा था, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ देख लीजिए भैया मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे, यूके, यूएसए, सोवियत संघ जिसे आप लोग आज रूस कहते हैं। 1991 में सोवियत संघ को विघटित कर दिया गया। सोवियत संघ मतलब बहुत सारे देशों का समूह था, उसको विघटित कर दिया गया, तोड़ दिया गया और तोड़कर 14 अलग देश बना दिए गए, जिसमें रूस एक अलग से देश बन गया, ठीक है ना। तो जो सोवियत संघ है एक प्रकार से वो रूस ही समझिए, क्योंकि उसमें मेन रूस ही था, ठीक है। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। जो मैंने 14 देश बोले हैं वहां पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जैसा भी होगा मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा अभी क्लास के बाद आपको, ठीक है। उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा सोवियत संघ जो था उसमें प्रमुख जो था रूस ही था, ठीक है ना। तो रूस यहाँ पे बोल सकते हैं। साथ में चीन भी था और फ्रांस भी था, साथ में चीन भी था और फ्रांस भी था। यही 5 लोग बाद में एक संयुक्त राष्ट्र संघ बना, उसके अस्थायी सदस्य भी बने। उसके क्या बने भैया, अस्थायी सदस्य भी बने। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। धुरी राष्ट्र में कौन कौन था भैया, जर्मनी तो रहेगा ही, साथ में जापान और इटली भी थे इसके साथ, साथ में जापान और इटली भी थे इसके साथ। ये बात को याद कर लीजिएगा आप लोग। ये किसकी कहानी भैया, ये आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म कैसे होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म कैसे होता है, जब अमेरिका विश्व युद्ध में कूद पड़ा तो जापान बहुत छटंकी की तरह कूद रहा था। अमेरिका का रुक मैं तुमको बता रहा हूं, रुके रहो। उसने 6 अगस्त 1945 को उठाया एक परमाणु बम और ले गया जापान के हिरोशिमा शहर पर दाग दिया। इस बम का नाम था लिटिल बॉय। इस बम का क्या नाम था, लिटिल बॉय, ठीक है। दूसरा, उसके 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिरा दिया, जिसे नाम दिया गया फैटमैन। जापान बेचारा एकदम हदस गया। उसने कहा भैया अब मैं हथियार डालता हूं, मैं अब कुछ नहीं करूंगा। बिना शर्त उसने समर्पण कर दिया और अंतिम समर्पण उसका हुआ 2 सितंबर 1939 को, और इसके साथ भैया विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अर्थात जो प्रथम विश्व युद्ध था 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से शुरू हुआ था। जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से शुरू हुआ था। 3 तारीख को पोलैंड का समर्थन ब्रिटेन और फ्रांस ने किया था। कभी कभी 3 सितंबर भी दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, याद रखिएगा, ठीक है। और 2 सितंबर 1939 को जापान के समर्पण के साथ समाप्त हो गया था। ये आपका था द्वितीय विश्व युद्ध। आशा करता हूं
कि आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है ना, समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने वाला था, समय चल रहा था 1945 का, समय चल रहा था भैया 1945 का, ये बात को ध्यान में रखिएगा। 1945 का समय चल रहा था और उसमें जो पूरा विश्व था वो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा था, क्योंकि भैया करोड़ों लोग मारे जा चुके थे विश्व युद्ध में, ठीक है ना। लगभग 70 से अधिक देश इस विश्व युद्ध में पिस रहे थे, इसीलिए तो इसका नाम विश्व युद्ध पड़ा था, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए सारे जो देश थे वो चाहते थे कि भैया कुछ किया जाए और युद्ध को समाप्त किया जाए। तो उसी क्रम में आपका एक बैठक होती है, कब से कब तक, 25 अप्रैल से 26 जून तक एक बैठक होती है भैया, 25 अप्रैल से 26 जून तक। कहां पर होती है? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में होती है। कहां पे होती भैया? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में होती है। और वहां पर एक निर्णय लिया जाता है कि भैया अब हम लोग एक ऐसा संघ बनाएंगे जो कि पूरे विश्व में शांति फैलाने का काम करेगा और ऐसे युद्ध भविष्य में फिर से ना हो उनको रोकने का काम करेगा। लीग ऑफ नेशंस भी भैया इसीलिए बनाया गया था, लेकिन एक नंबर का पंगु आदमी था, ठीक है। तो इसको इन्होंने कहा भैया उससे कुछ मजबूत बनाया जाए, उससे कुछ मजबूत बनाया जाए। और 26 जून को जब ये बैठक समाप्त हो रही थी, 26 जून को जब ये बैठक समाप्त हो रही थी, तो एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए जिसको नाम दिया गया संयुक्त राष्ट्र चार्टर। और इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए 50 देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल था। ये बात को ध्यान में रखिएगा, भारत भी शामिल था, ठीक है। और लास्ट में 15 अक्टूबर आते आते पोलैंड ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिया, पोलैंड ने भी इस पर हस्ताक्षर किया। इस प्रकार कुल हो गए आपके भैया कितने सदस्य? 51। कितने हो गए? 51 सदस्य हो गए जिन्होंने हस्ताक्षर किए किस पर? संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर। और इस संयुक्त राष्ट्र चार्टर के ही द्वारा, लिखते जाइएगा, लिख लीजिएगा इन सब चीजों को, ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। आपका आता है जो लास्ट में अर्थव्यवस्था सेक्टर आता है ना, उसमें ये चीज आती है, इसलिए मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए मैं यहीं पे बता दे रहा हूं इसको, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, कुल 51 सदस्य थे जिसमें भारत भी शामिल था। तो याद रख लीजिएगा, क्योंकि भारत उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो ब्रिटेन के साथ साथ भारत भी उसमें शामिल हो गया था, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा, भारत अपने स्वतंत्र रूप में नहीं शामिल हुआ था, ब्रिटेन के उपनिवेश के रूप में शामिल हुआ था, क्योंकि तब ब्रिटेन का भारत पर शासन चल रहा था ना, याद रखिएगा। तो इस संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है मोस्ट अवेटेड संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की। किसकी स्थापना होती भैया? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। इसके 6 महत्वपूर्ण निकाय हैं, याद रखिए, बस नाम नहीं जानना है, बस इतना जान लीजिए, 6 महत्वपूर्ण निकाय हैं इसके, ध्यान दीजिएगा। और ये पूरे विश्व में शांति तथा सतत विकास के क्षेत्र में काम करता है। किस लिए काम करता है भैया? पूरे विश्व में शांति और सतत विकास के क्षेत्र में काम करता है। जरा इस बात पर आप लोग गौर फरमाएंगे तो मेरे लिए भैया ज्यादा फायदे का सौदा रहेगा, ठीक है ना। ये बात को याद रख लीजिएगा। आज कंडीशन ये है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं। इसका जो मुख्यालय है मैं नीचे लिख देता हूं भैया, मुख्यालय है, मुखिया कहीं लिखना है जी, जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। कहां पे भैया? न्यूयॉर्क, अर्थात अमेरिका जी, यूएसए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यूएसए के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। इसके कुछ संगठन आज भी उधर जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में था, जहां पे लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी, ठीक है। लेकिन प्रमुख यहां पर इतने हैं, ठीक। एक चीज मैं आपको और यहां पे बता दे रहा हूं, जरा इस बात पे गौर फरमाइएगा।
संयुक्त राष्ट्र की एक सुरक्षा परिषद है। संयुक्त राष्ट्र की एक सुरक्षा परिषद है जो कि पूरे विश्व में सुरक्षा बढ़ाने का काम करती है। इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उस समय 15 सदस्य रखे गए थे। कितने सदस्य रखे गए थे भैया? 15 सदस्य रखे गए थे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। 15 में से कहा गया 5 अस्थाई रहेंगे और 10 अस्थाई रहेंगे। 5 अस्थाई तथा 10 अस्थाई रहेंगे। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। जो 5 अस्थाई थे इसमें वही थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से भाग लिया था। जैसे आप इन्हें यूएसए कह सकते हैं, यूके कह सकते हैं, रूस कह सकते हैं जिसे रसिया इंग्लिश में कहा जाता है, फिर चाइना होता है, चाइना, और उसके बाद आपका फ्रांस होता है। क्या होता है भैया? फ्रांस। तो जो आपका यूएसए, यूके और फ्रांस है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और बाकी जो रूस और चाइना है वो थोड़ा सा इसके इन तीनों लोग के विरोध में रहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र में जब जब भारत पर आंच आती है, भारत के विरोध में कोई बात उठती है, तो रूस जो है भारत का हमेशा समर्थन करता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत हमेशा रूस का आभारी रहता है। चाइना कभी भी भारत का समर्थन नहीं करता है, पाकिस्तान का समर्थन करता है, क्योंकि भैया जाहिर सी बात है चाइना जो है भारत का विरोधी है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो भारत को बचाने के लिए कौन आता है? रूस, और उधर आपका चाइना को, पाकिस्तान को बचाने के लिए कौन आता है? चाइना। इन लोग के पास एक वीटो पावर होती है, अर्थात इन 5 लोग में से अगर किसी ने मना कर दिया तो कोई काम नहीं हो सकता है। जैसे 4 लोग कह रहे हैं कि इनको यहाँ बैठने दो, 5वें ने कहा नहीं बैठेंगे, तो नहीं बैठेगा वो, याद रखिएगा। मतलब जब 5 सहमत होंगे तभी कुछ होगा, अगर एक भी असहमत हुआ तो नहीं होगा। ठीक है ना, याद रखिए। ठीक, बाकी जो 10 अस्थायी लोग हैं इनका चयन हर साल, मतलब हर 2-2 साल के लिए किया जाता है। हर कितने साल के लिए किया जाता है? 2-2 साल के लिए किया जाता है। और जो एक बार बन जाएगा वो तुरंत फिर से नहीं बन पाता है, फिर अगले लोग बनेंगे। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये कहानी मैंने पूरा आपको संयुक्त राष्ट्र के बारे में बता दी है। जरा एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर इसको लिखने का प्रयास करिएगा अपनी कॉपी में सारी चीजें। तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर चलते हैं। अब इधर कुछ बातें हमारी छूटी हुई थी। समय था अक्टूबर 1920 का, जब आपका चल रहा था असहयोग आंदोलन। क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन में आप लोगों ने पूछा था ना कि भैया आदिवासियों में विद्रोह कैसे हुआ था, गांवों में लोगों ने कैसे विद्रोह किया था। तो जो भैया कांग्रेस के कुछ नेता थे वो गांव में घूम घूम कर बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में ही कुछ उदारवादी नेता थे जो कह रहे थे कि असहयोग हम लोग गलत कर रहे हैं, जो अंग्रेज कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं, हमारे लिए फायदे का काम तो कर रहे हैं। तो उसी में ये लोग थे जो उनकी लोगों का विरोध करते थे, और ये लोग गांवों में घूमना शुरू किए। जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, एक बाबा रामचंद्र दास हो गए, एक गौरी शंकर मिश्र हो गए, इनके साथ बहुत सारे लोग थे। ये लोग देहात में घूमना शुरू किए और उन्होंने वहां पर एक संगठन बना लिया जिसका नाम दिया उन्होंने अवध किसान सभा। अवध किसान सभा। तो इस किसान सभा ने भी अंग्रेजों का विरोध करने का निर्णय लिया था। इस किसान सभा ने भी अंग्रेजों का विरोध करने का निर्णय लिया था, ये बात को ध्यान में रखिएगा। इसने 330 किसान सभाओं को अपने साथ मिला लिया और कहा कि भैया आप लोग व्यापारियों के घरों पर, अनाज गोदामों पर, बाजारों पर कब्जे कर लीजिए। तालुकदारों पर हमले किए गए। तालुकदार कौन थे जानते हैं? जमीन के मालिक। जैसे गांव की पूरी जमीन थी, अंग्रेजों ने किसी एक को दे दी थी, उनको तालुकदार कहा गया था। क्या कहा गया था भैया? तालुकदार कहा गया था। उनके घरों पर हमले किए गए और अवध किसान सभा ने कहा भैया कि हम लोग बेगार देने से मना कर देंगे। बेगार मतलब बिना काम के कर। ठीक है ना, याद रखिएगा। अर्थात आप लोग हमारे कोई काम नहीं आ रहे हैं तो हम आपको कोई कर नहीं देंगे। इसको देने से अवध किसान सभा ने किसानों को मना करवा दिया। इस प्रकार एक प्रकार से कहा जाए तो जो असहयोग आंदोलन था वो देहात में फैलाने का सबसे बड़ा कारण था अवध किसान सभा का। किसका भैया था? अवध किसान सभा का। कब गठन हुआ था इसका? अक्टूबर 1920 में हुआ था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू, रामचंद्र दास और गौरी शंकर मिश्र आदि कुछ लोगों के साथ। ठीक है ना, ध्यान में रखिए। ये इतनी कहानी आपको इसके बारे में जाननी थी। और एक सवाल आप लोगों का ये भी था कि जनजातियों में विद्रोह कैसे हुआ था।
तो जनजाति लोग जो थे उनसे भी क्रांतिकारी लोग आ जाके मिलते थे, और उसी में एक क्रांतिकारी थे जो जनजाति से ही ताल्लुक रखते थे, अल्लारी सीताराम राजू। अल्लारी सीताराम राजू, शॉर्ट फॉर्म में इन्हें राजू भी कहा जाता है। ये लोग आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में रहते थे, और आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में रहते थे भैया, गुडेम, गुडेम, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में रहते थे। और यहां पर ये लोग गुरिल्ला आंदोलन चलाते थे। क्या चलाते थे भैया? गुरिल्ला आंदोलन। गुरिल्ला आंदोलन, गुरिल्ला युद्ध जो जानते हैं क्या होता है? ये लोग एक सशस्त्र आंदोलन चलाते थे, अर्थात अगर कोई अंग्रेज जाते थे तो ये चुपके से आते थे, उन्हें मार के फिर गायब हो जाते थे। क्योंकि इन्हें जंगल के बारे में हर चीज पता थी। जाहिर सी बात है, बाहर से अगर कोई जाएगा उसे जंगल के बारे में हर चीज पता रहेगी नहीं, तो इन लोग को जंगल के बारे में हर चीज पता थी, इसीलिए जाते थे, उसे मारते थे और मारने के बाद जाके छुप जाते थे। इसी को बोलते हैं गुरिल्ला युद्ध। इसी को क्या बोलते हैं? गुरिल्ला युद्ध। तो ये लोग सशस्त्र आंदोलन चला रहे थे, और ये जो थे अल्लारी सीताराम राजू, ये गांधी जी की महानता से प्रेरित हो गए थे, और अपनी जनजातियों में इन्होंने गांधी जी के महानता के गुण गाने शुरू किए और कहा, भैया हम लोग भी आज से खादी पहनेंगे और विदेशी वस्त्रों का विरोध करेंगे, शराब का विरोध करेंगे और शराब का सेवन नहीं करेंगे। ठीक है ना, याद रखिए। तो इस प्रकार से इन्होंने भी अपने जनजातीय क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन शुरू करने में मदद करी थी। किसकी? गांधी जी की। ठीक है ना, याद रखिएगा। लेकिन बेचारे को मई 1924 में गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई, तथा गुरिल्ला युद्ध धीरे धीरे समाप्त हो गया। मतलब अंग्रेज जो थे ना, वो दबाने के लिए कुछ ही भी हद तक जा सकते थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट एक था आपका कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, जो कि जब आपका क्रिप्स मिशन असफल हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन को पूरी तरीके से दबा दिया गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने तक भारत एकदम शांत रहा, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जब ब्रिटेन पर हर तरफ से दबाव पड़ने लगा कि आप भारत को छोड़ दीजिए, तब ब्रिटिश सरकार ने एक मिशन जिसका नाम दिया गया था कैबिनेट मिशन। क्या दिया गया था भैया? कैबिनेट मिशन को बनाया और भारत भेजा। इसके भी 3 सदस्य थे, वही सदस्य थे जो क्रिप्स मिशन के सदस्य थे। इसलिए आप उन तीनों सदस्यों के नाम कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएंगे कि क्रिप्स मिशन के सदस्य कौन थे, क्योंकि वही सदस्य टोटली कैबिनेट मिशन के भी थे। तो 24 मार्च 1946 को यह मिशन भारत आया, और इसने बात किस पर करनी थी? इसको अंतरिम सरकार, अर्थात भारत में एक सरकार बनाई जाएगी जो भारतीय नेताओं से मिलकर बनी होगी, और भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी तथा एक नए संविधान का निर्माण किया जाएगा। बहुत सारी बातें करी गई उसमें। सबसे पहले जो मुस्लिम लीग थी उसने कहा कि हमें अलग से एक संविधान सभा बनानी दी जाए, जिसमें हम लोग अलग से अपना काम करेंगे, और अलग से अंतरिम सरकार बनाने दिया जाए जिसमें हम लोग अपना काम अलग से करेंगे, हमें अलग से क्षेत्र दीजिए। ठीक है, तो इसीलिए उसमें ऐसी बात नहीं करी गई थी। किसमें? कैबिनेट मिशन में। तो जो मुस्लिम लीग थी उसने कहा, भैया हम लोग इसे नहीं मानेंगे, हम लोग इसे नहीं मानेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कांग्रेस थी, कांग्रेस भी इन्हें मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन अंततः जून में दबाव में आकर दोनों लोगों को कैबिनेट मिशन की बात माननी पड़ी, और एक अंतरिम सरकार का गठन होता है 1946 में, जिसके हेड थे गवर्नर जनरल, और जो भैया प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। उप प्रधानमंत्री भी आप उनको कह सकते हैं, क्योंकि हेड थे जो गवर्नर जनरल थे, उनसे नीचे की पदवी पर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। तो 1946 में जो थी अंतरिम सरकार गठित होती है, वहां से जो थी मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार शुरू कर दिया। साथ में जब संविधान सभा बनाई गई तो मुस्लिम लीग ने उसका भी बहिष्कार कर दिया, और 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाने का निर्णय लिया। कौन सा निर्णय लिया भैया? सीधी कार्यवाही दिवस मनाने का निर्णय लिया। ये आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक कहानी थी तो मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है ना, सीधी कार्यवाही दिवस मनाने का निर्णय लिया, जिसमें बंगाल में जगह जगह पर दंगे किए गए, लोगों को मारा पीटा गया, घर जलाए गए। ये बात को ध्यान में रखिएगा, काफी तगड़ी हिंसा हुई थी इसमें। ठीक है, याद रखिए। बाद में मुस्लिम लीग को मनाया गया, उसके कुछ सदस्यों को सरकार में भी शामिल किया गया, संविधान सभा में भी शामिल किया गया, लेकिन अंततः ये लोग माने नहीं, अपना अलग संविधान बनाया और पाकिस्तान देश का निर्माण हुआ, जिसे आप लोग जानते ही। ठीक है ना, ये बात को याद रखिएगा। तो ये कहानी थी आपकी कैबिनेट मिशन की।
ये कहानी किसकी थी? कैबिनेट मिशन की। ठीक है, चलते चलते कुछ बातें मैं आपको लेके आया हूं इतिहास की घटनाओं से, जैसे दो प्रमुख कांड के बारे में। एक आपका था असेंबली बम कांड और एक आपका था काकोरी कांड। असेंबली बम कांड और एक आपका था काकोरी कांड, जिनके बारे में आप लोग कुछ ना कुछ परिचित होंगे ही। जैसे पहला था काकोरी कांड। किसकी बात कर रहा हूं मैं? काकोरी कांड की। जो काकोरी कांड हुआ था बच्चा, ये हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 को। इसके ठीक 17 साल के बाद एक आंदोलन शुरू हुआ था। आप लोग क्या उसका नाम बता सकते हैं? ठीक 17 साल के बाद इसी दिन शुरू हुआ था। आप लोग उसका नाम बताइएगा बस कमेंट बॉक्स में। ठीक है, याद रखिएगा, क्लास खत्म होने के बाद अभी नहीं, अभी सुनते जाइए। हुआ क्या था? काकोरी कांड। इसमें एक ट्रेन लूटी गई थी, खजाने और शस्त्रों से भरी ट्रेन थी, जिसे क्रांतिकारियों ने अपनी आवश्यकताओं को अंग्रेजों का विरोध करने के लिए लूट लिया था। ठीक है ना, इसी को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इसमें लूटा किसने? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसा किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। ठीक है ना, बिस्मिल और उनके साथियों ने, बिस्मिल और साथियों ने मिलकर ट्रेन लूटी थी। बाद में इन्हें पकड़ा गया और इन्हें फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। किसको किसको फांसी दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को दी गई, अशफाक उल्ला खां थे उनको दी गई। अशफाक उल्ला खां, ये भैया बड़े कम उम्र के थे, ध्यान दीजिएगा। अशफाक उल्ला खां शायद ये 20 साल से कम उम्र के ही थे, याद रखिएगा। उसके बाद एक थे रोशन लाहिड़ी, नहीं रोशन लाल थे, रोशन लाल। इन 4 लोगों को फांसी दी गई थी। 4 लोगों को फांसी दी गई थी। 4 लोग में इनको दी गई थी फांसी भैया। कब दी गई थी? 17 दिसंबर को दी गई थी। कहां दी गई थी? गोंडा में, गोंडा जेल में दी गई थी, ध्यान दीजिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, मैं इन जेलों के नाम भी लिख दे रहा हूं। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। जो अशफाक उल्ला खां थे, इनको भैया फैजाबाद, जिसे आप लोग अयोध्या भी कहते हैं, इनको फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी। फैजाबाद, याद रख लीजिएगा। और रोशन लाल जो थे, इन्हें इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई थी, जिसे आज आप लोग प्रयागराज भी कहते हैं। ठीक है ना, फांसी दी कब गई थी? इन तीनों लोग को फांसी एक ही दिन दी गई थी, 19 दिसंबर 1925 को। इन्हों भैया 1925 से दी गई थी। अब सोचिए, देखिए, अगस्त में लूट होती है, दिसंबर में फांसी दे दी जाती है। सोचिए कितना कठोर कानून रहा होगा उस समय। आज तो हमारे यहाँ उतना दिन में आदमी ही नहीं पकड़ाता है, रेप कर देंगे, मर्डर कर देंगे, 10-10 साल तक उनके ऊपर केस चलता रहता है। और यहाँ अगस्त में पकड़े गए, अगस्त में कांड किया इन्होंने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चौथे महीने में फांसी दे दी गई। सोच लीजिए कितना तगड़ा कानून था उस समय। ठीक है ना, वैसा ही कानून काश आज हमारे यहाँ होता तो अपराधी डरते अपराध करने से, लेकिन ऐसा है नहीं। करना पड़ेगा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा तब जाके अपराधी डरेंगे। ध्यान में रखिएगा, ऑन द स्पॉट जो सजा सुनाने का नियम है ना, वो सबसे सही है। अगर पता है कि इसने अपराध किया है, ऑन द स्पॉट उसको फांसी दे दी जाए, ज्यादा समय दिया ही ना जाए, तभी अपराध करने से लोग डरेंगे। यह सबको मालूम है आज अपराध करेंगे 10 साल तक जेल में रहेंगे, क्या दिक्कत है, जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे आराम से, बीच में पुलिस वाले सोर्स लगा छूट हो जाएंगे। ठीक है ना, ये बात को याद रखिएगा। तो ये बातें थी आपकी काकोरी कांड से संबंधित। ट्रेन लूटी गई थी, 4 लोग थे टोटली, इसमें 9-10 लोग थे, इसमें से प्रमुख 4 लोगों को फांसी दी गई थी। प्रमुख 4 लोगों को फांसी दी गई थी, जिनके नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखने का काम करिएगा आप लोग बाद में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, जिनका अक्षर ना समझ में आए, थोड़ा सा आप क्वालिटी अपनी बढ़ा के तब स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, जिससे आपको क्लियर दिख जाएगा। ये 4K वीडियो है, आप 2160p तक देख सकते हैं अगर आपके मोबाइल में सुविधा है तो, नहीं तो लगभग सबके मोबाइल में 1080 तक सुविधा होती है, तो वहां तक आप देख के पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
और एक आता है आपका असेंबली बम कांड। असेंबली बम कांड, तो एक ये वास्तव में हुआ क्यों? कहा तो ऐसा जाता है कि दो बिल लाए गए थे, उन्हीं का विरोध करने के लिए, दो बिल लाए गए थे, उन्हीं का विरोध करने के लिए एक क्रांतिकारी थे भगत सिंह और उनके साथ में थे बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त, ठीक है ना, ये दो लोग थे। इन लोगों ने असेंबली में जाके बम फेंक दिया था, लेकिन उन्होंने बम ऐसी जगह फेंका था जहां पर कोई था नहीं। इसका मतलब इनका इरादा किसी को मारने का नहीं था, ये केवल वहां गए, इन्होंने बम फोड़ा और गिरफ्तार हो गए। इन्होंने बम फोड़ा और गिरफ्तार हो गए। अभी मैं इनके अंदर की कहानी बता रहा हूं कि यहाँ पे वास्तविकता में था क्या, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। हुआ क्या यहाँ पे इस कहानी में? वास्तव में इस कहानी में होता ये भैया, डेमो कहां से शुरू होता है कि जब आपका बम कांड चल रहा था, सॉरी, जब ये समय चल रहा था उसके पहले जो हमने पढ़ा था ना साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, जब वो भारत आ रहा था तो उसका विरोध किया जा रहा था। उसमें एक व्यक्ति थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, जिन्हें लाठी लगी थी और उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी भैया। उसी समय इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। उसी समय इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और याद रखिए, उसी समय लाला लाजपत राय ने कहा था मेरे ताबूत में लगी एक ही कील अंग्रेजों के, सॉरी, मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में एक एक कील साबित होगी। और वास्तव में हुआ भी ऐसा था, ठीक है ना। उस समय लाठी चलवाने वालों में सैंडर्स नामक एक पुलिस अधिकारी था, वो प्रमुख था। तो उसको मारने का इन लोगों ने निर्णय लिया था, उसको मारने का इन लोगों ने निर्णय लिया था। ऐसा कहा जाता है शायद चंद्रशेखर आजाद ने उसे एक पत्थर भी मारा था वहां पे, सैंडर्स को, ध्यान दीजिएगा, मारा था, उसका टकला फूल गया था, ठीक है ना। और चंद्रशेखर आजाद टीका लगाते थे, तो वही भैया उसने कहा कि टीका वाले लड़के को पकड़ो, टीका वाले लड़के को, ठीक है ना। ये शायद इसी कहानी है, कुछ पीछे कहानी है। ऐसा हुआ था चंद्रशेखर आजाद के साथ। तो चंद्रशेखर आजाद चाहते तो अपना टीका मिटा सकते थे, लेकिन ना उनकी पहचान थी वो, इसलिए वो टीका लगाना नहीं छोड़े थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जब सैंडर्स ने लाला लाजपत राय पर लाठियां चलवाई थी, लाला लाजपत राय पर क्या चलवाई थी? भीड़ पर चलवाई थी, ऑर्डर इसी ने दिया था। तो इसी इन लोगों ने उसे मारने का निर्णय लिया और बाद में इन्होंने उसे मार दिया। कब? 17 दिसंबर 1928 को, 17 दिसंबर 1928 को मार दिया, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस भी कहते हैं, लाहौर षड्यंत्र केस भी कहते हैं, ठीक है ना, लाहौर षड्यंत्र केस भी कहते हैं। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ऐसा इसको नाम दिया गया। 17 दिसंबर को सैंडर्स की हत्या की जाती है। किसके द्वारा की जाती है भैया? भगत सिंह के द्वारा। चंद्रशेखर आजाद थे, सुखदेव थे और राजगुरु थे, चार लोग थे, ठीक है ना। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद, तो तीन लोग को तो भैया फांसी दे दी गई थी, जिन्हें आप लोग सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु के नाम से जानते हैं। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु के नाम से जानते हैं। इन्हें पकड़ा गया और 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई, ठीक है ना। इसमें चौथे व्यक्ति थे जो, कौन? चंद्रशेखर आजाद, जो प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दिए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं स्वतंत्र मरना पसंद करूंगा, लेकिन अंग्रेजों के हाथ में आना पसंद नहीं करूंगा। ऐसा कहा जाता है कि उनकी बंदूक में 6 गोलियां थी, 5 गोलियां उन्होंने अंग्रेजों को मार दी थी। जब अंतिम गोली बची थी तो उन्होंने अपनी कनपटी पर मार लिया था, ठीक है ना। वहां पे जो हेड था उसका मार दिया था उन्होंने, हाथ का पंजा उड़ गया था गोली से, याद रखिएगा। और चंद्रशेखर आजाद के बारे में एक कविता कही जाती है, मैंने आपको सुनाया भी था, मर गया वीर पर हिम्मत थी, आने की पास नहीं उनकी, कहते थे जिंदा होगा यह, क्या जाने गोली कब खन की, ठीक है ना। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद के मरने के आधे 1 घंटे बाद अंग्रेज अधिकारी उनके पास गए थे, ध्यान दीजिएगा, इतने खतरनाक आदमी थे आजाद जी, ठीक है ना। चलिए, तो ये कहानी थी, और अपने मूंछों को हमेशा ताव देते रहते थे वो, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए, इसमें बटुकेश्वर दत्त भी भैया तो पकड़ाए थे ना, बटुकेश्वर दत्त भी पकड़ाए थे, लेकिन उनको फांसी नहीं दी गई थी। सोचिए, भगत सिंह को पकड़ा गया था असेंबली बम कांड में, भगत सिंह को पकड़ा गया था
असेंबली बम कांड में, लेकिन फांसी उनको जानते कहां दी गई थी? इस सैंडर्स को मारने के जुर्म में, याद रखिएगा। बटुकेश्वर दत्त को कहा गया भैया पर्याप्त सबूत नहीं मिले इसलिए इन्हें छोड़ दिया जाता है। ये बम फोड़ने के कारण नहीं उनको फांसी मिली थी, जो सैंडर्स को मारे थे ना इसलिए उनको फांसी मिली थी, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अगर बम फोड़ने के जुर्म में फांसी मिली होती तब तो बटुकेश्वर दत्त को भी तो फांसी होनी चाहिए थी ना, याद रखिए। लेकिन सोचिए अंग्रेज कहाँ की टीस कहाँ उतार रहे थे, पकड़े इन्हें बम कांड में। और एक बात मेरी समझ लीजिए, कि जब ये लोग सैंडर्स को मारकर भाग गए थे, सैंडर्स को मारकर भाग गए थे, तो भैया ये सुखदेव और राजगुरु तो पकड़ लिए गए थे, लेकिन भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद नहीं पकड़े गए थे। तो जो अंग्रेज सेना थी वो जाती थी गांवों में, लोगों से पूछती थी कि भैया बताइए यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह आए थे। जब लोग मना करते ना तो वो इतना निर्मम व्यवहार उनके साथ करते थे कि कहने लायक नहीं है। इसीलिए भगत सिंह ने सोचा कि मैं भाग रहा हूं, मेरी वजह से जनता मारी जा रही है, इसीलिए मेरा जिंदा रहना किसी काम का नहीं है, मुझे फांसी पर चढ़ जाना चाहिए भारत माता के लिए, और जब मैं मरूंगा तो 1000 भगत सिंह पैदा होंगे। याद रखिएगा, जेल में जब भगत सिंह को बचाने की बात आई थी ना, तो भगत सिंह ने खुद कहा था मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं जीवित रहा तो एक ही भगत सिंह रहेगा, लेकिन अगर मैं मर गया ना तो हजारों भगत सिंह पैदा होंगे। लोग दोष गांधी जी को देते हैं कि गांधी जी ने नहीं बचाया उनको, ध्यान दीजिएगा। भगत सिंह बेचारे खुद नहीं जीना चाहते थे, भागना चाहते तो क्यों बम फोड़ने जाते? आपको मालूम है ये लोग बम फोड़े थे ऐसी जगह फोड़े थे जहां पे कोई था ही नहीं, और बम फोड़ने के बाद वहीं खड़े रह गए, भैया आओ हमको पकड़ लो। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मुझे पकड़ लिया जाए। अगर वो यही चाहते कि मुझे ना पकड़ा जाए तो भाग नहीं जाते? बताइए आप लोग हैं। जब भगत सिंह खुद चाहते थे फांसी पर चढ़ना, तो आप क्यों गांधी जी को दोष देते हैं इसमें? बोलिए, नहीं देना चाहिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद तो बेचारे वहीं पार्क में मार दिए गए, बाकी ये 4 लोग मार दिए गए, इनका खेल खत्म हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ कहानियां थी जो मैंने आपको बता दी। आशा करता हूं कि ये कहानी आपको मजेदार लगी होंगी। इनकी केवल डेट याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में बहुविकल्पी सवाल में आ जाए, वैसे आपके सिलेबस से इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बस बीच में आपके आंदोलनों के समय की कहानियां थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इनको बता दूं कि कम से कम आपको डेट तैयार रहे। ज्यादा डेट नहीं तैयार होता है तो इसके पहले के जो डेट हमने बताए थे उनको जरूर तैयार रखिएगा। आज की क्लास में जो लास्ट में मैंने डेट बताए हैं वो आपके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये डेट महत्वपूर्ण है, विश्व युद्ध की डेटें महत्वपूर्ण है, वो आप जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है भैया, तो आज की कहानी हमारी होती है यहीं पे समाप्त। इस तरह से हमारा भारत में राष्ट्रवाद का उदय की कहानी होती है समाप्त, याद रखिएगा। ये 24 मार्च 1946 को जब कैबिनेट मिशन आया था, भारत की संविधान सभा बनाई गई थी, और अंततः 15 अगस्त 1947 को आधी रात को भारत को आजाद कर दिया गया था। आधी रात को भारत और पाकिस्तान दोनों को आजाद किया गया था। पाकिस्तान ने कहा भैया मुझे भारत से पहले आजादी चाहिए, क्योंकि वो सोचा कि भारत से पहले हम आजाद होने का गौरव हासिल कर लेंगे। तो गवर्नर जनरल ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तब बातचीत हुई भैया, और फैसला हुआ कि रात को 12 बजे आजादी दी जाएगी। तो हमारे यहाँ भैया रात को 12 बजे से ही अगला दिन मान लिया जाता है, लेकिन मुस्लिमों में जब सुबह होती है तब अगला दिन माना जाता है। इसीलिए वो भैया वो चिल्लाते हैं कि हमको 14 अगस्त को स्वतंत्रता मिली थी, 14 अगस्त को, इसीलिए वो अपनी स्वतंत्रता दिवस को 14 अगस्त को मनाते हैं। और हम लोग कब मनाते हैं? 15 को। क्यों? क्योंकि आधी रात को मिला तो हम लोग 12 बजे के बाद से 15 तारीख मान लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं भैया ना, जब सुबह होगी तब 15 होगा, इसीलिए हमको स्वतंत्रता कब मिली है? 14 तारीख को मिली है। ठीक है ना, ये बात को ध्यान दीजिए। भारत भी कहता है खुश रहो भैया, खुश रहो, झूठी खुशी लेने से क्या मतलब है? ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये कहानी थी टोटली। भारत आजाद हुआ, उसके बाद गणतंत्र हुआ, संविधान बना। 26 नवंबर, एक डेट और लिख लीजिएगा, अभी आएगा हमारा नागरिक शास्त्र में आएगा वहां भी, फिलहाल मैं एक बार आपको यहीं पे बता दे रहा हूं। 26 नवंबर 1949 को हमारा पूरा संविधान बनके तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था ना, इसीलिए कांग्रेस ने कहा भैया हम उसी दिन पर अटल रहेंगे और हम लोग गणतंत्र उसी दिन होंगे। इसीलिए भारत गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्यों? बाकी सारे काम तो 26 तारीख को हो गए थे, लेकिन बस यही कि हम लोग पुरानी बातों को ताजा करेंगे और उसको ऐतिहासिक दिन बना देंगे। इसीलिए हम लोग अपना गणतंत्र दिवस कब मनाएंगे? 26 जनवरी को मनाएंगे। तो भारत आजाद कब हुआ? भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार कब हुआ? 1949 को। और भारत गणतंत्र कब हुआ? संविधान पूरी तरीके से पूर्ण रूप से लागू कब हो गया?
26 जनवरी 1950 को। संविधान के लगभग चीजें 1949 26 नवंबर को ही लागू हो गई थी, लेकिन पूर्ण रूप लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये इसके प्रमुख डेट थे। अब बाकी जो इसके डेट होंगे संविधान से संबंधित वो आपके नागरिक शास्त्र में आएंगे। ठीक है भैया, तो आज की कहानी करते हैं यहीं पे समाप्त। आज की क्लास बड़ी लंबी हो गई, आशा करता हूं कि मैं आपको 1 घंटे तक बांधे रखने में सफल रह पाया हूं। और क्लास अच्छी लगी हो तो भैया एक लाइक, कमेंट और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छी लगी हो तभी शेयर करिएगा, अच्छी ना लगी हो तो कोई बात नहीं है। धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।